प्राचीन भारत में जब हवाएं कहानियों को दिव्य बीजों की तरह अपने साथ ले जाती थीं, तब एक लंबी, लाल, शांत सड़क थी जो 3 भुला दिए गए राज्यों को जोड़ती थी। यह एक ऐसी सड़क थी जिस पर यात्री स्थानों की खोज में नहीं, बल्कि स्वयं की खोज में चलते थे। और वहीं दोपहर की सुनहरी धूप और दूर से आती मंदिरों की हल्की गुनगुनाहट के बीच वह व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने कई लोगों की किस्मत बदल दी। इलाज बुद्धिमान यात्री। रवि न तो राजकुमार था, न व्यापारी, न पुजारी। वह बस एक साधारण सा आदमी था जिसके पास एक हल्का सा थैला, नीम की लकड़ी की लाठी और एक थकी हुई मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो बहुत कुछ देख चुकी थी, बहुत कुछ खो चुकी थी, लेकिन फिर भी चलती रही। वह जहां भी गए उन्होंने ऐसी सलाह छोड़ी जिससे दिलों को सुकून मिला। बच्चे उनके पीछे दौड़ते थे, बुजुर्ग लोग उनकी यात्रा के लिए आशीर्वाद देते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके भीतर एक गहरा सन्नाटा छिपा था, एक ऐसा साया जिसका सामना करने की हिम्मत वह खुद नहीं कर पाते थे। वह ध्वनि जो खो गई थी। रवि कभी उत्तर भारत के सबसे महान सारंगी वादक थे। उनकी सारंगी इतनी मधुर थी कि पक्षी भी पेड़ों से उतर आते थे। लेकिन वह सब अतीत की बात थी, एक ऐसा अतीत जो भूत की तरह उनका पीछा करता था। एक गर्म सुबह मथुरा नगर के बाहरी इलाके में एक जंगल से गुजरते समय रवि ने एक ऐसी आवाज सुनी जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। अरे तीर्थयात्री, रुको, मुझ पर पैर मत रखो। रवि ने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल सूखे पत्ते, मुड़ी हुई जड़ें और हवा में लहराती शाखाएं थीं। मैं यहां हूं, चप्पल पहने खच्चर। तभी रवि ने देखा एक गहरा तोता, एक तोता जिसके पंख गीले जेड़ की तरह चमक रहे थे, एक नीची शाखा पर बैठा था। लेकिन यह कोई साधारण तोता नहीं था। इसकी आंखें अत्यंत मानवीय थीं, मानो उनमें सदियों की यादें समाई हों। तुम बात करते हो? रवि ने अविश्वास से पूछा। मेरे जानने वाले कई लोगों से बेहतर। रवि कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराया। चिड़िया ने गर्व से अपने पंख फैलाए। मेरा नाम मिथु है और आपने अनजाने में ही मेरी जान बचा ली। इनाम के तौर पर मैं आपके साथ चलूंगी। रवि ने कहा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए तो तुम इसके हकदार हो। और इस तरह उस असंभव यात्रा का प्रारंभ हुआ। एक थका हुआ आरशी और एक अभिमानी तोता, लेकिन अपने तरीके से बुद्धिमान। मिथु लगातार बातें करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ती रही। तुम्हारी गंध से ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया हो। रवि रुक गया। आप ये कैसे जानते हैं? मैं पेड़ों के बीच रहता हूं, पेड़ खामोशी को पहचानते हैं। यात्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक प्राचीन द्वार खुल गया। उसने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मिथु ने अड़ियल रवैया नहीं अपनाया। क्या आपने किसी को खोया है? नहीं। तो फिर आपने कुछ खो दिया? रवि ने गहरी सांस ली। वह याद नहीं करना चाहता था, लेकिन इसे नकारना असंभव था। हां, मेरी सारंगी खो गई। मिथु ने अपना सिर झुकाया। आह, एक वस्तु नहीं, मेरा एक हिस्सा। पक्षी पहली बार चुप हो गया। और क्या आप उसे ढूंढना चाहते हैं? रवि हिचकिचाया। कोशिश करना। बेशक मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन इसे खुलकर कहने का मतलब था उस चीज का सामना करना जिससे वह सालों से भाग रहा था। मुझे वह चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहां है। मिथु ने अपने पंख फैलाए और अपनी चोंच क्षितिज की ओर उठाई। तो हम वहीं जा रहे हैं। कहां जाना है? ध्वनि की उत्पत्ति कहां से होती है? भैरवपुर शहर में पहुंचते ही कुछ अजीब सा माहौल छा गया। यह विशाल, चहल पहल भरा और कारीगरों व व्यापारियों से भरा हुआ था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सड़कों पर संगीत की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कोई वीणा नहीं, कोई ड्रम नहीं, बांसुरी नहीं। मिथु, यहां इतनी शांति क्यों है? क्योंकि किसी ने आवाज चुरा ली। रवि को यह बात बेतुकी लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, एक भारतीय लड़की दौड़ती हुई उसके पास आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह कई दिनों से रो रही हों। क्षमा कीजिए तीर्थयात्री, क्या आप संगीतकार हैं? रवि चौंक गया। अब नहीं लड़की, वो तो बीते जमाने की बात है। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कृपया, मेरी मां मर रही है और केवल संगीत ही उसे बचा सकता है। यह कहानी किस बारे में है? लड़की ने समझाया। उनकी माता लक्ष्मी भैरवपुर की सबसे सम्मानित गायिका थीं, लेकिन एक निषिद्ध समारोह में गाने के बाद उनकी आवाज देवी भैरवी के हाथों में चली गई। तब से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है
मानो अंदर से शक्ति क्षीण हो रही हो। और उपचारकों के बारे में क्या? उन्होंने कहा, केवल सही आवाज ही उसे जगा सकती है। मिथु ने रवि को ऐसी नजर से देखा मानो कह रही हो, अब आपको समझ आ गया होगा कि आप यहां क्यों हैं। रवि लड़की के साथ घर जाने के लिए राजी हो गया। रास्ते में उन्हें पता चला कि भैरवपुर एक और समस्या से जूझ रहा था। एक रहस्यमय व्यक्ति शहर से सभी वाद्य यंत्रों को इकट्ठा कर रहा था। मैंने इनके लिए अच्छी कीमत चुकाई, या फिर उसने तब चोरी की जब कोई और बेच नहीं रहा था। उन्होंने उसे बुलाया मौन का संग्राहक, और अफवाहें थीं कि उसने अपने भूमिगत महल में सैकड़ों वाद्य यंत्र रखे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कभी बजाया नहीं गया था। क्यों? रवि ने पूछा। किसी को नहीं पता, लड़की ने जवाब दिया। बस इतना पता है कि उसके आने के बाद से आवाज धीरे धीरे गायब होने लगी है। लक्ष्मी एक साधारण पलंग पर लेटी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह ऐसी आवाजें निकालने की कोशिश कर रही थी जो निकल नहीं पा रही थी। जब रवि पास पहुंचा तो उसे गहरी ठंड का एहसास हुआ। वहां कुछ था, कुछ आध्यात्मिक। मिथु उसके कंधे पर आकर गिरी। आप इसे महसूस कर सकते हैं? जी हां, भैरवी की उपस्थिति। लड़की का दम घुट गया। क्या देवी उसे दंडित कर रही हैं? रवि ने महिला की कलाई को छुआ। वह ठंडी थी, मानो रात ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। नहीं, उसने उसे दंडित नहीं किया। वह फोन कर रही है। क्या आप कॉल कर रहे हैं? किसी खोई हुई चीज के लिए? लक्ष्मी ने धीमी आवाज में कुछ ऐसा कहा जो सुनाई नहीं दिया, लेकिन रवि समझ गया। सारंगी, उस औरत, वह अजीब महिला, वह अजनबी। उसे अपने खोए हुए वाद्य यंत्र के बारे में पता था। मिथु ने समझाया, आपकी सारंगी चोरी हो गई है। किसके द्वारा? भैरवी के लिए। रवि एकदम जम गया। क्रोध और संगीत की देवी? हाँ, वह तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत खास था। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मिथु लक्ष्मी की छाती पर उतरा और पुजारी की तरह अपना सिर झुका लिया। तुम्हारी सारंगी खोई नहीं है, वह फंसी हुई है। रवि घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कहां कैद किया गया है? मौन संग्राहक के महल में। यह महल परित्यक्त भैरवी मंदिर के नीचे स्थित था, जो काई से ढका हुआ था और जिसमें टूटी हुई मूर्तियां थीं। दरवाजा बंद था, लेकिन मिथु ने अपनी चोंच से उसे खोल दिया, जो आश्चर्यजनक कौशल का प्रदर्शन था। अंदर रवि ने देखा, बिना तार वाले सरोद, टूटी हुई बांसुरियां, टूटे हुए ड्रम और सैकड़ों वाद्य यंत्र कंकालों की तरह लटके हुए थे। वातावरण में भारीपन था, ठंडा, निर्जीव। ये कौन सी जगह है? रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। ध्वनियों का मकबरा। कमरे के पिछले हिस्से में एक वेदी थी और लाल रिबन से बंधी हुई थी उनकी सारंगी। लेकिन इसे सिर्फ छिपाकर नहीं रखा गया था। वह सांस ले रहा था। कोशिश करना। वह किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रहा था। तार नसों की तरह धड़क रहे हैं। लकड़ी किसी संदूक की तरह कांप रही है। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरा पुराना दोस्त, एक आवाज गूंजी। बहुत देर हो चुकी है, यात्री। अंधेरे से वह आदमी निकला, पतला दुबला, फीका, आंखें खाली गुफाओं जैसी, बिना चमक वाले काले रेशमी कपड़े। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? रवि पीछे हट गया। तुम ही हो वो आदमी जिसने मेरी सारंगी चुराई थी। मैं? नहीं, मैंने उसे बचाया। बजाए? कलेक्टर मुस्कुराया। अब से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? से तुम उसके साथ बहुत ज्यादा भावुकता से पेश आ रहे थे। संगीत घावों को भरने के लिए नहीं बना है, यह नियंत्रण करने के लिए बना है। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या आप ध्वनि को खत्म कर रहे हैं? ध्वनि ऊर्जा है, यात्री। वह ऊर्जा जिसे मैं एकत्रित करता हूं, रूपांतरित करता हूं और उपभोग करता हूं। जिस महिला से तुम मिले थे, वह गायिका, उसकी आवाज मेरी है। रवि गुस्से में, तुम आत्मा चोर हो। मुझे मौन पसंद है। मिथु उसकी ओर उड़ी, लेकिन एक अदृश्य बाधा से टकरा गई। बहादुर लेकिन निकम्मा पक्षी। रवि आगे बढ़ा। कलेक्टर ने बस अपना हाथ उठाया। तार वाले वाद्य यंत्र, बांसुरी और ढोल हवा में लटके हुए थे, जिससे एक विकृत संगीतमय तूफान का निर्माण हो रहा था। टूटे हुए वाद्य यंत्रों के इधर उधर उड़ने पर रवि चीख उठा। मिथु उसके कंधे पर आकर गिरी। आप जो हैं उसी का उपयोग करें, आपने जो खोया है उसका नहीं। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सांस ली और उसने गाना गाया, एक नोट कम, घाव। लेकिन यह सच है। कलेक्टर लड़खड़ा गया। ये असंभव है। रवि ने बोलना जारी रखा। एक और नोट
और एक पुरानी धुन जो उसकी मां ने उसे बचपन में सिखाई थी। वाद्य यंत्र हिलने लगे, रस्सियां टूट गईं, बांसुरी की ध्वनि प्रकाश में फूट पड़ी, सारंगी में कंपन हुआ और वह अपने बंधनों से मुक्त हो गई। यह उड़कर रवि के हाथों में आ गिरा और उस क्षण संगीत और मनुष्य एक हो गए। कलेक्टर चिल्लाया, नहीं! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने सारंगी पर पहला स्वर बजाया और पूरा महल कांप उठा। ध्वनि की शक्ति से पुनर्जीवित होकर 300 टूटे हुए वाद्य यंत्र जमीन से उठ खड़े हुए। गांव में लक्ष्मी ने अपनी आंखें खोलीं। भैरवी ने टूटी हुई मूर्तियों को देखकर मुस्कुराया और वर्षों में पहली बार वह सन्नाटा रेत के महल की तरह ढह गया। कलेक्टर घुटनों के बल गिर पड़ा। आपने वह कैसे किया? रवि ने उत्तर दिया, यह ध्वनि किसी की नहीं है, वह जन्म से ही स्वतंत्र है और यह केवल हृदय को ही प्रसन्न करता है। वह आदमी धूल में तब्दील हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। जब रवि सारंगी को बाहों में लेकर लौटा तो लक्ष्मी वहां खड़ी थी। वह मधुर धुन गा रही थी। पूरा शहर इकट्ठा हो गया। लड़की अपनी मां को गले लगाते हुए रो रही थी। मिथु रवि के कंधे पर जा गिरी। मिशन पूरा हुआ? नहीं, यह मिशन अभी शुरू ही हुआ है। क्या आप जा रहे हैं?